बच्चों, तो वेलकम बैक टू माय चैनल। तो मैंने बोला था कि हम क्लास 9th का भी साइंस का मिड टर्म क्वेश्चन पेपर डिस्कस करेंगे और उसके सही आंसर को जानेंगे और उसकी एक्सप्लेनेशन भी देखेंगे। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करते हैं हमारे सेक्शन ए के फर्स्ट क्वेश्चन से। फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, विच ऑफ द फॉलोइंग जस्टिफाई प्लाज्मा मेम्ब्रेन इज सिलेक्टिवली परमिएबल। हमें पता है हमारी जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है वो सिलेक्टिवली परमिएबल होती है, ठीक है। तो इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सबसे ज़्यादा जस्टिफाई है? इट अलाउ ऑल सब्सटेंस टू पास, सिलेक्टिवली परमिएबल है मतलब कि कुछ सिलेक्टेड चीज़ों को ही पास करेगी तो और चीज़ों को पास नहीं कर पाएगी, तो ये ऑप्शन तो ऐसे ही गलत हो गया। इट ओनली अलाउ गैसेस टू पास, नहीं, ऐसा भी नहीं है कि सिर्फ गैस को जाने देगी और किसी को नहीं जाने देगी, ऐसा भी नहीं है। इट ओनली अलाउ वाटर टू पास, नहीं, ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी बिल्कुल करेक्ट है कि वो कंट्रोल करेगी किस चीज़ को अंदर जाना है और किसको बाहर भेजना है, ठीक है। इफ़ फॉलम इज डैमेज्ड इन अ प्लांट व्हाट विल बी इमीडिएटली इफेक्ट। हमें पता है हमारे ना प्लांट में दो तरह के टिश्यू होते हैं, जाइलम एंड फोलम। इसको याद करने का तरीका ये ऐसा है कि फा से, यहाँ पे लिख देती हूँ, फा से फूड और फा से फोलम। तो फोलम जो है वो फूड को ट्रांसपोर्ट करवाता है। तो अगर फोलम टिश्यू ही डैमेज हो गया तो क्या होगा? हमारा फूड ट्रांसपोर्ट नहीं हो पाएगा। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। विच टिश्यू इन एनिमल लाइन्स इन ब्लड वेसल्स। तो हमारे ब्लड वेसल में ना सिंपल स्क्वैमस टिश्यू होते हैं, स्क्वैमस एपिथेलियम टिश्यू होते हैं, ये सबसे सिंपल होते हैं और चीज़ों का एक्सचेंज ईजिली करवा पाते हैं। हमारे ब्लड में ये इस तरीके की टिश्यू होती है। हाउ डज द स्ट्रक्चर ऑफ कोलेनकाइमा हेल्प सपोर्ट यंग स्टेम एंड लीव्स। अब कोलेनकाइमा जो है वो कैसे सपोर्ट करता है? तो ये डेड सेल वाला तो ऐसे ही गलत हो गया कि कोलेनकाइमा डेड सेल से नहीं बना होता, होलो भी नहीं होता। इसका सही ऑप्शन है डी कि ये अनइवन होता है और ठीक होता है और फ्लेक्सिबल होता है, इस वजह से हमारे यंग स्टेम को सपोर्ट करता है, क्योंकि यंग स्टेम फ्लेक्सिबल होते हैं ना, इसी वजह। 5 देखते हैं, विच कॉम्बिनेशन करेक्टली लिस्ट ओनली लिविंग परमानेंट टिश्यू। लिविंग भी होना चाहिए और परमानेंट भी होना चाहिए। तो हमारे स्केलेनकाइमा जो होते हैं वो तो डेड होते हैं, तो ये दोनों ऑप्शन तो ऐसे ही कट गया। हमारा सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर ए, पेरेन्काइमा, कोलेनकाइमा और कंपेनियन सेल, ये हमारा सही ऑप्शन है। A fish farmer want to rear different types of fish together. Different types के fish ना वो एक साथ रख रहा है in one pond to fully utilize available resources. Which practice should he adopt? मोनोकल्चर का मतलब होता है सिर्फ एक तरीके का, तो ये ऑप्शन भी गलत है। कैप्चर फार्मिंग, जब हम डायरेक्ट मछलियों को पकड़ते हैं तो उन्हें कैप्चर फार्मिंग बोलते हैं, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मरीन फिशिंग, जब हम समुद्र वगैरह से मछलियों को पकड़ते हैं तो होता है, ये भी नहीं है। हमें तो ऐसा कुछ कहा नहीं गया, इन्होंने तो ये बोला है कि डिफरेंट टाइप्स के फ़िश को एक जगह ये ग्रो कर रहा है, तो फिर इसका ऑप्शन नंबर डी कंपोजिट फिश कल्चर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं, विच ऑफ द रोल ऑफ मॉइस्चर इन ग्रेन स्टोरेज। देखो हम जब भी अपने फूड ग्रेन्स को स्टोर करके रखते हैं ना, तो हम इस बात का बहुत अच्छे से ध्यान रखते हैं कि वहाँ पर मॉइस्चर ना हो, क्योंकि अगर मॉइस्चर हुआ तो वहाँ पे ना फंगस लग जाएगा, यानी फंगल की ग्रोथ हो जाएगी, जिस वजह से हमारे जो फूड ग्रेन्स होंगे वो ख़राब हो जाएंगे। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अब मॉइस्चर को प्रिजर्व करने में तो नहीं हेल्प करता, बल्कि मॉइस्चर को और ग्रो करवाता है, मॉइस्चर फंगस को ग्रो करवाता है, तो ये ऑप्शन भी गलत हो गया। मॉइस्चर डज नॉट इफेक्ट, ऐसा तो नहीं है कि कुछ इफेक्ट ही नहीं होगा, ये भी गलत है। और स्वीटनेस, ऐसा तो कुछ नहीं है कि मॉइस्चर स्वीटनेस इंक्रीज़ कर देगा, ऐसा कुछ नहीं है, तो ऑप्शन बी। पोल्ट्री फार्मिंग नोटिस अ ड्रॉप इन एग प्रोडक्शन एंड सम बर्ड्स आर सिक, व्हाट शुड ही फर्स्ट चेक। अब एक पोल्ट्री फार्मिंग है, वहाँ पे ना अंडे की जो प्रोडक्शन है वो कम हो गई और जो हमारे बर्ड्स थे वो भी बीमार पड़ गए। तो क्या हमें सबसे पहले चेक करना चाहिए कि वाटर की अवेलेबिलिटी कैसी है, या फिर बर्ड का साइज़ कैसा है, या फिर उन्हें सनलाइट कैसे मिल रही है, या फिर हमें फीड क्वालिटी, कि हम उनको कैसा खाना पीना देते हैं, हाइजीन कैसी है, साफ़ सफाई कैसी है, या फिर उनको कौन सी बीमारी है, ये चेक करना चाहिए। तो ऑप्शन नंबर डी, हमें ये सारी चीज़ें चेक करना चाहिए। सबसे पहले असर्शन रीज़न क्वेश्चन देखते हैं। आपको इन सब के रूल्स तो पहले से ही पता है कि
ऑप्शन ए होता है असर्शन और रीज़न दोनों ट्रू है और रीज़न असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है। ऑप्शन बी होता है असर्शन और रीज़न दो है तो दोनों ट्रू, बट रीज़न जो है असर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है। असर्शन वो क्वेश्चन नंबर ऑप्शन सी होता है असर्शन ट्रू है रीज़न फॉल्स है, और ऑप्शन डी असर्शन फॉल्स है रीज़न ट्रू है। ठीक है, तो अब देख लेते हैं। असर्शन हमारा क्या था, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म हैव सेल दैट परफॉर्म स्पेशलाइज्ड फंक्शन। ठीक है, असर्शन हमारा सही है कि मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म के पास सेल्स होते हैं जो एक स्पेशलाइज्ड फंक्शन को परफॉर्म करते हैं। इन मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म ऑल सेल आर आइडेंटिकल, क्या सारे सेल्स एक जैसे हैं, आइडेंटिकल है, नहीं ऐसा तो कुछ नहीं होता। एंड वो सारे एक जैसे फंक्शन परफॉर्म करते हैं और वो सारे फंक्शन परफॉर्म करते हैं, नहीं ऐसा भी कुछ नहीं है। तो ऑप्शन, तो ये जो रीज़न है ये मुझे गलत लग रहा है, तो इसका ऑप्शन है सी कि रीज़न फॉल्स है असर्शन ट्रू है। ठीक है, अब ये भी देख लेते हैं, हम सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करेंगे। अ गार्डनर कट द टिप ऑफ द प्लांट शूट, व्हाट टाइप ऑफ टिश्यू अफेक्टेड एंड व्हाट विल बी रिजल्ट। अब जो हमारे गार्डनर है ना, उसने ना प्लांट के शूट को कट कर दिया, तो कौन सा टिश्यू अफेक्ट हुआ और इससे क्या रिजल्ट होगा। चलो हम देख लेते हैं हमारा क्वेश्चन नंबर 11। तो क्वेश्चन नंबर 11 का हम फर्स्ट क्वेश्चन करें, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू अफेक्ट होगा, क्योंकि हमारे प्लांट के शूट सिस्टम होता है। ये जो मेरा प्लांट है इसके जो सबसे ऊपर जो टिश्यू होता है ना, वो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब हमने कट कर दिया तो उसका इफेक्ट क्या होगा। तो पहले तो ये लिखा गया है दूसरे पॉइंट में कि एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो है वो टिप पर पाया जाता है, और दूसरा ये है कि फिर जो प्लांट की जो हाइट की ग्रोथ होगी वो स्टॉप हो जाएगी। ठीक है, तो हमने ए पार्ट हमने समझ लिया, अब हम बी पार्ट भी कर सकते हैं। आप वीडियो पॉज करके आंसर उतारना चाहें तो उतार सकते हैं। एक्सप्लेन वाई एपिडर्मिस इज़ इम्पॉर्टेंट फॉर प्लांट, हमें ये बताना है कि एपिडर्मिस जो है वो प्लांट के लिए क्यों इम्पॉर्टेंट है। एपिडर्मिस क्या होता है, प्लांट के ना सबसे ऊपर पाई जाती है, ऐसे टिश्यू जो प्लांट के सबसे ऊपर पाए जाते हैं उन्हें एपिडर्मिस टिश्यू कहते हैं। तो एपिडर्मिस इज आउटर मोस्ट लेयर इन प्लांट, प्लांट के अंदर जो सबसे आउटर मोस्ट लेयर होती है ना उसे एपिडर्मिस टिश्यू बोलते हैं, और जब सबसे बाहर है तो ऑफकोर्स प्रोटेक्शन का काम करेगी, है ना। ठीक है, तो यह प्लांट को प्रोटेक्ट करके रखेगी। द सेल आर कवर्ड, अब जो टिश्यू है तो ऑफकोर्स टिश्यू सेल से ही बने होते हैं, तो जो सेल्स होंगे ना वो कवर्ड होंगे क्यूटिकल से, और ये क्यूटिकल्स हमारे वाटर का लॉस करवाएगी, जो एक्स्ट्रा पानी होगा उसको लॉस करवाएगी और प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देगी। जैसे मान लो मैं यहाँ पे समझा देती हूँ, ये मेरा प्लांट का एक हिस्सा है, इसके जो सबसे ऊपर वाला जो टिश्यू होगा ना उनको हम बोलेंगे एपिडर्मिस टिश्यू। इस एपिडर्मिस टिश्यू के अंदर जो सेल्स होंगे ना, ये मान लो ये जो सेल्स है ये क्यूटिकल्स से कवर्ड होगी। ठीक है, और इनका काम क्या होगा भाई कि अगर एक्स्ट्रा पानी वगैरह है प्लांट के अंदर तो उसको रिड्यूस कर देगी और कूलिंग इफेक्ट प्लांट को देगी। ठीक है, इसलिए प्लांट के लिए काफ़ी ज़रूरी है। हमने पढ़ा भी था कि सबसे ऊपर स्टोमेटा होता है ना, जो एक्स्ट्रा वाटर को लॉस करवा देता है और गैसेस का भी एक्सचेंज करवाता है ना। डिफाइन मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस, हमें मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस को डिफाइन करना है कि मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस क्या है। तो मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस इन न्यू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर फॉर्म्ड इन अ सेल। मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस का सिंपल मतलब यह है कि न्यू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन जो है वो बन रहा है और ये मेम्ब्रेन मोस्टली प्लाज्मा मेम्ब्रेन होती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हो कि प्लाज्मा मेम्ब्रेन का बनना भी मेम्ब्रेन बायोजेनेसिस होता है, और प्लाज्मा मेम्ब्रेन को बनने के लिए लिपिड और प्रोटीन दो चीज़ों की ज़रूरत होती है, क्योंकि प्लाज्मा मेम्ब्रेन दो चीज़ों से बनी होती है। तो मैंने थोड़ा एक्स्ट्रा बताया है, आप चाहें तो सिर्फ इतना भी लिख कर आ सकते हैं कि न्यू बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन आर फॉर्म इन अ सेल। इसका बी पार्ट देख लेते हैं, डिफ्रेंशिएट बिटवीन रफ एंड स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ध्यान में हमें RER हमें बताना है और SER में डिफ्रेंशिएट करना है। RER का मतलब होता है रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम और SER का मतलब होता है स्मूथ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। तो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम का मतलब ये है कि उसके ऊपर राइबोसोम है। ये मेरा न्यूक्लियस है और न्यूक्लियस के साथ ऐसे मेरे नेटवर्क का बना हुआ है और इसके ऊपर राइबोसोम है।
ठीक है। तो ऑफ कोर्स मैं इसको ना, ये मुझे रफ सा लगेगा, है ना। तो ये रफ ER जो होते हैं उनके ऊपर ना राइबोसोम होते हैं उनके सरफेस पर, और इसी वजह से वो रफ दिखते हैं। और ये राइबोसोम का काम ही है प्रोटीन बनाना, तो ये जो रफ ER होगा ये भी प्रोटीन बनाएगा, मेनली प्रोटीन बनाता है। और SER इसके ऊपर राइबोसोम नहीं होगा, ये बिल्कुल इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। मान लो कि कुछ इस तरीके का है और इसके ऊपर कोई राइबोसोम नहीं है। राइबोसोम नहीं है तो स्मूथ सा लगेगा, तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन तो नहीं बन पाएगा, क्योंकि राइबोसोम होगा तभी प्रोटीन बन सकता है ना। तो राइबोसोम नहीं है तो प्रोटीन नहीं बनेगा, बट यस लिपिड बन सकता है। और जो हमारे टॉक्सिक्स वगैरह, टॉक्सिक सब्सटेंस हमारी बॉडी में होता है उसको डिटॉक्सिफाई करता है ये लिपिड, ठीक है। तो इस SER और RER दोनों इम्पॉर्टेंट है। डिफरेंशिएट क्वेश्चन नंबर 13, कंपेयर 2 मेजर चैलेंजेस फेस्ड इन पोल्ट्री एंड कैटल फार्मिंग। तो हमें ना 2 मेजर चैलेंजेस बताने हैं और एक सॉल्यूशन बताना है, फॉर ईच एक सॉल्यूशन बताना है। सबसे ज़्यादा चैलेंजेस क्या हो सकते हैं भाई, कि उनकी प्रोडक्टिविटी ही कम है, जो प्रोडक्ट है वो कम है। मतलब कि अगर पोल्ट्री फार्मिंग में एग की प्रोडक्टिविटी कम है या कैटल फार्मिंग में मिल्क की प्रोडक्टिविटी कम है। और एक और चैलेंज ये हो सकता है कि हाइजीन वगैरह की नहीं है, जिस वजह से जो हमारे पोल्ट्री फार्मिंग के जो एनिमल्स हैं वो बीमार पड़ जा रहे हैं। तो ये भी चैलेंजेस हो सकता है। तो सॉल्यूशन क्या है इसका, कि हमें हाइजीन रखना चाहिए। मैंने सारे सॉल्यूशन एक ही में कर दिया है। तो हमें हाइजीन रखना चाहिए और वैक्सीनेशन करवाना चाहिए ताकि हम डिसीज़ को कंट्रोल कर सकें, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 14 देखते हैं। 13 तक तो हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 14, रीना इज ऑब्जर्विंग अनियन पील सेल अंडर अ माइक्रोस्कोप। शी नोटिस दैट द सेल हैव अ वेल डिफाइंड बाउंड्री and a large central vacuole. She also observed green structure inside the cell. Meanwhile, her friend Arav observed cheek cell from his mouth and noticed the cell lack a cell wall and chloroplast but have a flexible outer boundary. तो हमें इतना समझ में आ गया, जो रीना है ना वो प्लांट सेल को देख रही है और जो उसका फ्रेंड है आरव वो एनिमल सेल को देख रहा है। हमें ये पता कैसे चला, क्योंकि आरव के पास जो था वो डायरेक्ट ही प्लाज्मा मेम्ब्रेन थी, फ्लेक्सिबल आउटर मोस्ट थी, और उसके पास क्लोरोप्लास्ट भी नहीं था और सेल वॉल भी नहीं था। तो ये एनिमल सेल में ही सेल वॉल नहीं होता, क्लोरोप्लास्ट नहीं होता। और जो रीना थी उसके पास सेल वॉल था और बड़ा सा वैक्यूल था। तो बड़ा सा वैक्यूल तो प्लांट सेल में ही होता है ना। तो हम एक एक करके क्वेश्चन देख लेते हैं। विच ऑर्गेनल एक्ट एज वेस्ट डिस्पोजल सिस्टम ऑफ द सेल। तो हमारा सही आंसर है लाइजोम। लाइजोम हमारा सही आंसर है, क्योंकि लाइजोम ही है जो जितना भी वेस्ट होता है उसको डिस्पोज कर देता है। इवन अगर सेल खुद ही ख़राब हो जाए तो वो खुद के सेल्स को ही खा जाता है, इसलिए इसको सुसाइडल बैग भी कहते हैं। राइट द फंक्शन ऑफ लार्ज सेंट्रल वैक्यूल इन द अनियन सेल। अब इस वैक्यूल का क्या फंक्शन होगा ये हम देख लेते हैं। यहाँ पे लाइजोसोम है हमारा सही आंसर, और हमारा बी का है इट स्टोर वाटर, न्यूट्रिएंट्स, कार्बोहाइड्रेट, अमाइनो एंड वेस्ट प्रोडक्ट। जितना भी हमारा कार्बोहाइड्रेट है, अमाइनो एसिड्स है या वेस्ट प्रोडक्ट, उन सबको स्टोर करके रखने का काम किसका होता है, वैक्यूल का, जो हमारे प्लांट सेल में होता है और बहुत बड़ा सा होता है। थर्ड सी है नेम 2 सेल ऑर्गेनल विच हैव ओन DNA एंड राइबोसोम। हमें 2 ऐसे ऑर्गेनल का नाम बताना जिनके पास खुद का DNA भी हो और खुद का राइबोसोम भी है। इन्हें हायर ऑर्गेनल भी कहते हैं, क्योंकि किसी भी ऑर्गेनल के पास खुद का DNA, खुद का राइबोसोम नहीं होता, बस इन्हीं 2 ऑर्गेनल के पास होता है। और वो 2 ऑर्गेनल है हमारे माइटोकॉन्ड्रिया एंड क्लोरोप्लास्ट। क्लोरोप्लास्ट नहीं, प्लास्टिड। बस आप क्लोरोप्लास्ट भी लिख सकते हो, बट प्लास्टिड लिखोगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा, ठीक है। हम लास्ट क्वेश्चन पढ़ते हैं। डिफाइन प्लाज्मोलाइसिस। प्लाज्मोलाइसिस को डिफाइन कर देते हैं। ये रहा, साइटोप्लाज्म ऑफ अ प्लांट सेल श्रिंक। जो हमारा साइटोप्लाज्म है प्लांट सेल का वो श्रिंक हो जाता है, मतलब कि वो सिकुड़ जाता है। और ये सब किसकी वजह से हो रहा है, ऑस्मोसिस की वजह से हो रहा है। ऑस्मोसिस हमने पढ़ा है क्या होता है, जिस वजह से मेनली प्लांट के अंदर ट्रांसपोर्टेशन हो पाता है, एक जगह से दूसरी जगह चीज़ें चली जाती हैं, उन्हें बोलते हैं
तो हमने प्लाज्मोलाइसिस को भी डिफाइन कर दिया। अब इनमें से आपको ए और बी में से कोई एक अटेम्प्ट करना है, बट मैं दोनों समझाऊंगी। बोन और कार्टिलेज में ना आपको डिफरेंस बताना, लेकिन आपको कोई 2 डिफरेंस ही बताना है। तो हम देख लेते हैं बोन और कार्टिलेज का डिफरेंस। बोन हमारे हार्ड होते हैं, रिजिड होते हैं, जबकि कार्टिलेज हमारे फ्लेक्सिबल होते हैं। ये कैल्शियम के बने होते हैं, और जो हमारे कार्टिलेज होते हैं वो कैल्शियम के नहीं बने होते, कैलोजन के बने होते हैं। आपको 2 ही पॉइंट बताना था, बट आप खुद से भी बता सकते हो कि कार्टिलेज हमारे नोज़ में, ईयर में पाए जाते हैं। बोन हमारे जो हमारे लिम्स वगैरह होते हैं, हाथ और पैर की हड्डी उधर। ठीक है। नेम द टिश्यू फाउंड इन हस्क ऑफ कोकोनट। कोकोनट देखा है तो कोकोनट के जो हस्क होता है, सबसे ऊपर वाली लेयर होती है जिसको हम हटा देते हैं ना, उसमें पाया जाता है। वो कौन सा टिश्यू है? और इस टिश्यू के 2 फीचर्स रिलेटेड टू द स्ट्रक्चर ऑफ टिश्यू। और इस टिश्यू के 2 स्ट्रक्चर का फीचर्स भी बताने हमें। तो देख लेते हैं। वो टिश्यू है स्केलेनकाइमा, और द सेल ऑफ द स्केलेनकाइमा टिश्यू आर यूजुअली डेड। और ये यूजुअली डेड टिश्यू होते हैं स्केलेनकाइमा के, और इनका फंक्शन होता है भाई मैकेनिकल सपोर्ट देना और प्रोटेक्शन देना। ठीक है। तो हमने 2 फीचर्स भी बता दिए कि यूजुअली डेड होते हैं स्केलेनकाइमा और मैकेनिकल सपोर्ट और प्रोटेक्शन देते हैं। बी पार्ट भी देख लेते हैं। लिस्ट 3 फीचर ऑफ कार्डियक मसल। कार्डियक मसल्स के ना 3 फीचर्स हमें बताने। कार्डियक मसल्स कौन से होते हैं? जो हमारे हार्ट में मसल्स होती है ना, उन्हें हम कार्डियक मसल्स कहते हैं। तो इनवॉलेंट्री होते हैं। इनवॉलेंट्री मतलब कि हम इसके मूवमेंट को कंट्रोल खुद से नहीं कर सकते, और ये हमारे ऑलरेडी हार्ट में पाए जाते हैं। और इंटरकनेक्टेड सेल्स होते हैं, यानी कि एक सेल दूसरे सेल से कनेक्टेड है। ठीक है। 3 फीचर्स हो गए। राइट 2 फंक्शन ऑफ स्टोमेटा। स्टोमेटा के 2 फंक्शन लिखने। स्टोमेटा मैंने अभी आपको बताया था, एपिडर्मिस जो होते हैं। तो एपिडर्मिस कौन से टिश्यू होते हैं? जो सबसे आउटर मोस्ट टिश्यू होते हैं ना, उन्हें एपिडर्मिस कहा जाता है। तो उन्हें एपिडर्मिस टिश्यू में ना स्टोमेटा होते हैं। वो जो जैसे मान लो मेरी पत्ती है, तो ये जो छोटे पोर्स हैं, छेद है, इन्हीं छेद का नाम होता है स्टोमेटा। और ये सबसे ऊपर वाले होते हैं, तो इन्हें एपिडर्मिस भी कहा जाता है। तो स्टोमेटा का काम है कि गैसेस को एक्सचेंज करना और ट्रांसपीरेशन करवाना। ट्रांसपीरेशन का मतलब होता है एक्सेस वाटर को लॉस करवाना। ठीक है। जैसे मेरे मान लो मेरी ये स्टोमेटा है, तो यहाँ पे जो गैसेस का एक्सचेंज करवाना, यानी ऑक्सीजन को बाहर भेजना, कार्बन डाइऑक्साइड को अंदर भेजना, और जो एक्सेस वाटर होगा वो भी इस छेद से बाहर निकल जाएगा और प्लांट को कूलिंग इफेक्ट देगा। ये सारा काम इस पोर यानी कि इस स्टोमेटा के थ्रू होता है। ऐसा ना गलती से क्वेश्चन नंबर 10 छूट गया था। डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रोकैरियोट्स एंड यूकैरियोट्स। कोई 2 पॉइंट्स हमें बताने हैं, 2 नंबर का क्वेश्चन है। तो मैंने इसका आंसर यहाँ पे लिख रखा है। प्रोकैरियोट्स को ना हम प्रीमिटिव सेल भी बोलते हैं। प्रीमिटिव का मतलब होता है पुराने, मतलब इनके पास ना कुछ भी सही नहीं होगा, मतलब ढंग का नहीं होगा। ठीक है। तो सेल डू नॉट हैव न्यूक्लियर मेम्ब्रेन। जो हमारी न्यूक्लियस होती है, ये न्यूक्लियस के अंदर डीएनए होता है हमारा। तो जो मेम्ब्रेन होती है ना, ये मेम्ब्रेन जो हमारे न्यूक्लियस को कवर करती है, हमारे डीएनए को कवर करती है, वो मेम्ब्रेन इनके पास होती ही नहीं है। तो जो हमारा डीएनए है ना, वो हमारे सेल में ऐसे ही फ्लोट कर रहा होता है। ठीक है। इनके पास कोई न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। मेरा न्यूक्लियस है, ये मेरा डीएनए है, डीएनए के अंदर ये मेरा सेल है, ये मेरा न्यूक्लियस है, इस न्यूक्लियस के अंदर डीएनए है ना। ये ऐसे ही होता है। बट प्रोकैरियोट्स के पास इस सेल है और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन ही नहीं है, ऐसे ही डीएनए फ्लोट कर रहा होता है। तो इनके पास सेल न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होती। और यूकैरियोट्स के पास न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होती है अच्छी सी, और न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डबल मेम्ब्रेन होती है, यानी 2 मेम्ब्रेन होती है। ठीक है। इतना भी याद रख सकते हो। इनके पास कोई भी मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल ही नहीं है। एक तो न्यूक्लियस के पास भी मेम्ब्रेन नहीं थी, और इनके पास मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल भी नहीं होता। सारे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल एब्सेंट होता है, सिवाय राइबोसोम को छोड़ के। यहाँ पे मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल सारे प्रेजेंट होते हैं। और 3rd पॉइंट में आप, वैसे तो 2 ही बताने थे, बट आप 3rd पॉइंट में बैक्टीरिया एक एग्जाम्पल भी दे सकते हो, और हायर प्लांट एंड एनिमल में भी एग्जाम्पल्स आप दे सकते हो। एंड थैंक यू फॉर दिस वीडियो। बाकी के सेक्शन बी से हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे, और तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें और मेरी वीडियो को लाइक कर सकते हैं, और मुझे कमेंट में बता सकते हैं कि आपको और कैसी वीडियोस चाहिए। और बस, थैंक यू।